देखो, इसके बारे में चर्चा कल भी हुई थी और आज भी हो रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण कैसे होता है। देखो, जो मूल संदेश संकेत होते हैं उसको जब विद्युत चुंबकीय तरंग में बदला जाता है तो उस तरंग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए 3 गो विधि है। कै गो? इन 3 विधियों द्वारा तरंग का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। पहला का नाम है ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, भू तरंग संचरण। दूसरा है आकाश तरंग संचरण। तीसरा है व्योम तरंग संचरण। जरा ध्यान दीजिए, क्या होता है ना कि जब आप संचार पद्धति की बात करते हैं तो एक सूचना को दूसरे जगह, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना होता है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि उसको विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो उस विद्युत चुंबकीय तरंग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए 3 गो विधि है। पहला विधि है भू तरंग संचरण, दूसरा आकाश तरंग संचरण और तीसरा है व्योम तरंग संचरण। अब पहला पढ़ना है कि भू तरंग संचरण क्या है। कहा जाएगा तरंग संचरण की वह विधि जिसमें विद्युत चुंबकीय तरंगों को पृथ्वी के अनुदिश क्षैतिज दिशा में भेजा जाता है। इस तरंग संचरण में ऊर्जा की हानि होती है क्योंकि इस तरंग संचरण के दौरान पृथ्वी में धारा का प्रवाह होने लगता है। इस तरंग संचरण के लिए 500 हर्ट्ज से लेकर 1500 हर्ट्ज तक जो है माने इसकी आवृत्ति होनी चाहिए। माने 500 से लेकर 1500 हर्ट्ज तक इसकी आवृत्ति होनी चाहिए ना। अब क्या है कि अब हम लोग को पढ़ना जो है वो पढ़ना है आकाश तरंग संचरण के बारे में। तो आकाश तरंग संचरण क्या है? तो देखो, होता क्या है कि जब विद्युत चुंबकीय तरंगों को आयन मंडल के किसी परत से जो है वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तित कर दिया जाता है, तब जो है इस तरह के संचरण को क्या कहते हैं? आकाश तरंग संचरण। माने कह सकते हो कि वैसा तरंग संचरण जिसको क्या होता है, जिसको आयन मंडल से पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? आकाश तरंग संचरण। एक कैसे होता है जरा समझिएगा। देखो, वायुमंडल में आयन मंडल भी एक है। क्या है भाई? आयन मंडल है। एक है आयन मंडल। और होता क्या है कि यहां पे होता है ट्रांसमीटर, जिसको कहते हैं प्रेषित्र कहते हैं। यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगा और यहां से निकलकर ये आयन मंडल में जाएगा। कहां जाएगा? और आयन मंडल से टकराकर यह पहुंचेगा किसके पास? अभिग्राही के पास पहुंचेगा। समझ रहे ना? तो ये जो है गया, टकराकर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हुआ। हालांकि पार कर जाना चाहिए था, लेकिन इसका क्या होता है, पार नहीं करके यह यहीं से टकराकर वापस लौट आता है। तो वापस जब लौट आता है तो इस प्रकार से तरंग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का जो विधि है उसको कहते हैं आकाश तरंग संचरण। समझने वाली बात होगी कि इलेक्ट्रॉन घनत्व के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया है। आयन मंडल को कई भाग में बांटा गया है? कौन कौन? DE, F1 और F2। इसको 4 भागों में बांटा गया है। और यह जो होता है ये 4 भाग, इसमें से जनरली इन 2 भागों के बीच से, माने E और F1 परत के बीच से जो है वह क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन आयन मंडल से होता है। यही से होता है। और जानते हो इसका जो आवृत्ति होता है, इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वह कुछ 100 हर्ट्ज से लेकर कहां तक? 30 मेगा हर्ट्ज तक होता है। कहां तक? 30 मेगा हर्ट्ज तक होता है। और इस अगर 30 मेगा हर्ट्ज से नीचे और कुछ 100 हर्ट्ज से ज्यादा, जैसे 1500 हर्ट्ज से ऊपर अगर यह जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि इसका जो है कहां से परिवर्तन होगा? आयन मंडल से परिवर्तन होगा और आयन मंडल से टकराकर अभिग्राही तक पहुंचेगा। इस प्रोसेस को इस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का जो प्रोसेस है उसको कहेंगे क्या? आकाश तरंग संचरण। एक आता है व्योम तरंग संचरण। क्या है इसमें? क्या होता है
कि देखो इसमें आयन मंडल की न जरूरत है, न किसी केबल की जरूरत है। यहां पे यह एंटीना है, यह एंटीना का नाम है क्या? प्रेषित एंटीना। क्या नाम है इसका? प्रेषित एंटीना इसका नाम है। इसका नाम है अभिग्राही एंटीना। अभिग्राही एंटीना। इसमें क्या होता है, कहा जाएगा कि तरंग संचरण की वह विधि, तरंग संचरण की वह विधि जिसमें किसी विद्युत चुंबकीय तरंगों को प्रेषित एंटीना से प्रक्षेपित किया जाता है, और यह जो है सीधे अभिग्राही एंटीना उस तरंग को क्या करता है? ग्रहण किया जाता है, ग्रहण करता है। माने डायरेक्ट एंटीना टू एंटीना विद्युत चुंबकीय तरंग को आप भेज रहे हैं, तो उस प्रकार के यह जो विधि है तरंग संचरण का, इसका नाम क्या है? व्योम तरंग संचरण। और इसके लिए आवृत्ति होना चाहिए 30 मेगाहर्ट्ज से अधिक। विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति कितनी होनी चाहिए? 30 मेगाहर्ट्ज से अगर अधिक होगा तो एंटीना टू एंटीना क्या होगा? संचरण होगा। अगर कुछ 100 हर्ट्ज से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति होगा तो वह कहां से होगा? आकाश तरंग संचरण होगा। और 500 से लेकर 1500 हर्ट्ज तक अगर होगा तो वह कहां से होगा? वह जो होगा वह किसको क्या कहेंगे? भूतरंग संचरण। तो इसमें सबसे उत्तम व्यवस्था क्या है? एंटीना टू एंटीना। एंटीना टू एंटीना किसमें होता है? टीवी में। टीवी में देख लीजिए एंटीना टू एंटीना होता है। एंटीना से एक जगह से प्रेषित किया जाता है और एक जगह ग्रहण किया जाता है। एंटीना टू एंटीना होता है, यह थोड़ा सा बढ़िया है ना, यह इसके, लेकिन इसके लिए क्या फ्रीक्वेंसी क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। आप देखिए कि टावर जितने बन रहे हैं, जितने टावर्स बन रहे हैं, एंटीना बन रहे हैं, वो क्या करता है ना भाई, जितना टावर्स है वो उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा है कि वह दिल पर प्रभाव डाल रहा है ना। साफ सुनने के लिए फ्रीक्वेंसी तो ज्यादा होना चाहिए। अब देखो आप कहते हो कि भाई एयरटेल से आवाज बढ़िया आ रहा है, जियो से आवाज तनिक गड़बड़ा रहा है। इसका मतलब क्या है? जो जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा, लेकिन एक फ्रीक्वेंसी जो है सरकार के नियमों के अधीन चलता है। अगर फ्रीक्वेंसी जिसका ज्यादा होगा वह एकदम स्पष्ट सिग्नल भेजेगा, एकदम सिग्नल उसका माने कंप्लीट होगा। वो एंटीना टू एंटीना भेज रहा है जो, जैसे मान लीजिए वो क्या करेगा, एक तरह का एंटीने ना है भाई, एंटीने है। तो कहने का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो उससे भी समस्या है, समस्या होगा। आप उससे हार्ट का बीमारी होगा, छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं उस पर प्रभाव पड़ेगा, मरने लगेगा सब ना। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो आप एक अक्षय कुमार का फिल्म देखे होंगे शायद, क्या नाम है? हाँ मैंने होगा कोई, हम देखे हैं। तो उसमें जो है बर्ड के बारे में उसमें ज्यादा है, चिड़ियों के बारे में है ना। तो खैर, लेकिन अब विज्ञान के दौर में कौन किसकी चिंता करता है? फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए, काम निपटाइए ना। वो भी सरकार के नियमानुसार ही होता है। फ्रीक्वेंसी जो है सरकार के नियमानुसार होता है, ये नहीं कि अपना मन से फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिएगा। फ्रीक्वेंसी मैंने आवृत्ति बढ़ाइएगा तो स्पष्ट है कि आपको जो है आवाज स्पष्ट आएगा, सब कुछ क्या आएगा? स्पष्ट आएगा। 5G देखो, 4G देखो, टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, साथ में फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो विद्युत चुम्बकीय तरंग का पावर बढ़ेगा, और जब पावर भाई बढ़ेगा तो घटना होगा। पहले देखिए तरंग, पहले देखिएगा तो एंटीना बहुत ऊंचा होता था, टावर जो है मान लीजिए टावर बहुत ऊंचा होता था, लेकिन अब टावर जो है देखिएगा तो छोटा छोटा भी टावर हो रहा है। जो एक ताला पर लगा दीजिए तो तनिए दूर में टावर हो जा रहा है। और टावर छोटा लेने के लिए फ्रीक्वेंसी क्या करना होगा? ज्यादा करना होगा। ये बात हम लोग पढ़ेंगे कि अगर आपको टावर की लंबाई ज्यादा, अगर एंटीना की लंबाई कम लेना है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा करना पड़ेगा। अगर ज्यादा ऊंचा लीजिएगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? कम। तो अब बताइए, कंपनी को ज्यादा खर्चा लगेगा जी, टावर बड़ा बनाने में खर्चा ज्यादा लगेगा, तो वो क्या करेगा? फ्रीक्वेंसी बढ़ा देगा। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मॉड्यूलन क्यों आवश्यक है, मॉड्यूलन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये बात हम लोग सीखेंगे। इसमें बताया जाएगा एंटीना की ऊंचाई कम लेने के लिए, एंटीना से निकलने वाले विकिरण ऊर्जा की का मान ज्यादा करने के लिए, साथ में अलग अलग तरंग, अलग अलग संकेतों को पहचानने के लिए मॉड्यूलन की आवश्यकता पड़ती है। ये सारी बात हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल में हम लोगों ने यह समझा कि अगर
पृथ्वी के अनुदिश क्षैतिज दिशा से अगर विद्युत चुम्बकीय माने आप अगर जमीन के क्षैतिज से अगर आप किसी तरंग को भेज रहे हो तो उसका नाम है क्या, भूतरंग संचरण। और इस प्रकार में जब जब संचरण होता है तो इससे क्या होता है, विद्युत धारा का जो है, विद्युत धारा का जो होता है वह क्या होता है, प्रवाह होने लगता है। पृथ्वी ऊर्जा का क्या होता है, क्षति होता है। और दूसरा है आकाश तरंग संचरण। आकाश तरंग संचरण में क्या होता है, आयन मंडल से होता है। ये जो है पहले जाएगा कहाँ, विद्युत चुम्बकीय तरंग जाएगा कहाँ, आयन मंडल। और आयन मंडल का जो परत ई और F1 है वहां से वह पूर्णांतिक परिवर्तित होकर अभिग्राही एंटीना के पास आएगा। यह तरंग संचरण क्या है, आकाश। अभिग्राही एंटीना से सॉरी प्रेषित एंटीना से अभिग्राही एंटीना तक सीधे विद्युत चुम्बकीय तरंग का संचरण हो तो इस प्रकार के विधि को क्या कहेंगे, व्योम तरंग संचरण कहेंगे। ठीक है, इसके लिए आवृत्ति 500 हर्ट्ज से लेकर 1500 हर्ट्ज तक होगा तो हो जाएगा। इसके लिए आवृत्ति कुछ 100 हर्ट्ज से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज तक, और इसके लिए आवृत्ति होना चाहिए 30 मेगाहर्ट्ज से अधिक होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद हम लोग लिखने के बाद पढ़ेंगे क्रांतिक आवृत्ति क्या है।